वो आज फिर उसी गार्डन में आया था जहां वो नाजुक सी हसीना उसके दिल की धड़कनों में शोर मचा जाया करती थी। पहली बार तो वो इस पार्क में अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, जिनकी एक छोटी सी मीटिंग थी और सिकंदर ने कहा था कि हम इस खूबसूरत से पार्क में मीटिंग रख लेते हैं। ताज़ा हवा में मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मीटिंग भी हो जाएगी। और ये मीटिंग उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई थी। मीटिंग के दौरान भी वो उस खामोश खामोश उदास सी लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की कभी बेवजह बैठकर अपनी उंगलियां मरोड़ती, तो कभी उठकर इधर उधर टहलने लगती, तो कभी पार्क में खेल रहे बच्चों के साथ खुद भी हिस्सा ले लेती। वो खुद भी एक बच्ची ही थी, शायद 17 या 18 साल की, मासूम सी। सिकंदर ने लाख दिल को समझाया कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, वो अभी छोटी है। लेकिन दिल का क्या करता, जो बुरी तरह मचलने लगा था। और आज आज वो फिर उसी गार्डन में आया था। पिछले 4 महीनों से वो लगातार इस गार्डन के चक्कर लगा रहा था, लेकिन बस दूर दूर से उस हसीन सी लड़की को देखकर अपने दिल में ठंडक उतरती महसूस करता। और जब उसके दिल में चैन आ जाता तो वो वहाँ से चला आता। फ़ोन पर बजती घंटी ने उसका ध्यान खींचा था। जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके छोटे भाई बाजिल का नंबर चमक रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसे अपना ये छोटा भाई बहुत प्यारा था, जान बसती थी उसमें। लेकिन सिकंदर को क्या पता था कि दोनों भाइयों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होने वाली थी जो शायद पूरी जिंदगी गिर नहीं सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो बाजिल, क्या बात है? सिकंदर, माँ का फ़ोन नहीं लग रहा। तो तुम मम्मा को बता देना कि आज की रात मैं घर नहीं आऊँगा, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी है मेरी। बाजिल ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया था और सिकंदर हैरान रह गया था। ये पहली बार था जब बाजिल रात के वक्त घर नहीं आ रहा था, वरना बाजिल इस तरह लेट नाइट पार्टी कभी नहीं करता था। हमेशा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। खैर, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी हुई थी कि बाजिल भी आम नौजवान लड़कों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगा था। वरना कभी कभी तो सिकंदर बहुत परेशान हो जाता था बाजिल की गतिविधियां देखकर। उसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, न पार्टीज में और ना ही लड़कियों में। लड़कियों से तो वो ऐसे दूर भागता जैसे वो उसे करंट मारती हों। चलो, दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा एंजॉय करेगा तो उसके अंदर लड़कियों को लेकर जो डर या उलझन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये सोचते हुए सिकंदर ने अपना मोबाइल बंद करके जेब में डाला और घर के लिए निकल पड़ा। यार कासिम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाजिल बुरी तरह घबराया हुआ था। किसी लड़की के साथ अकेले में वक्त बिताना उसके लिए पहली बार होने जा रहा था। आज से पहले उसने उसने कभी ये नाजुक पल किसी लड़की के साथ नहीं बिताए थे। लेकिन अब जबकि उसकी ज़िंदगी में उज्मा शामिल हो चुकी थी और ये पहली बार था कि वो उज्मा से अकेले में मिलने जा रहा था। उसके दोस्त कासिम ने पूरा इंतजाम कर दिया था। उनकी मुलाकात कासिम के फ्लैट में रखवाई गई थी, जबकि बाजिल अंदर से कांप रहा था। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है बाजिल? क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं? वो एक लड़की है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। प्यार करती है वो तुमसे, और ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों अकेले में कुछ वक्त बिताओ, एक दूसरे को समझो। कासिम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। वैसे यार बाजिल, मुझे समझ नहीं आता कि उज्मा जैसी बोल्ड लड़की ने तुम जैसे डरपोक लड़के में क्या देख लिया जो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। इस बार बाजिल ने घूर कर कासिम को देखा था। बकवास मत कर कासिम, प्यार करता हूँ उससे, अपनी जान से भी ज़्यादा। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार करते हो ना, तब तो तुम्हें खुशी के मारे पागल हो जाना चाहिए था। अरे, ऐसी मुलाकातें तो किस्मत वालों को मिलती हैं। उज्मा लड़की होकर नहीं घबरा रही और तुम लड़के होकर इतना डर रहे हो। जबकि बाजिल अब भी चुप था। कासिम उसे समझा बुझाकर जा चुका था। लाख खुद को समझाने के बावजूद वो उज्मा से अकेले मिलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार उसने फ़ोन करके उज्मा को मना कर दिया कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकता। उज्मा बहुत दिल लगाकर तैयार हो रही थी, लेकिन बाजिल के इनकार पर उसके अरमानों पर जैसे पानी फिर गया था। अजीब मर्द है। लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, और ये है कि लड़कियों की तरह बहाने कर रहा है। खुले बालों का जूड़ा बनाते हुए वो गुस्से से बेड पर बैठ गई थी। उधर बाजिल के अंदर एक डर घर कर गया था। कुछ गलत हो जाने का डर, एक अनजाना सा एहसास। शायद ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम हो। जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा, बाजिल ने जैसे खुद को तसल्ली दी थी।
उजमा कुछ महीने पहले ही बाजिल की कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आई थी। उसकी खूबसूरती, उसका बोल्ड अंदाज, उसकी अदाएं, ये सब देखकर बाजिल खानजादा उसका दीवाना हो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां भी मिटने लगी थीं और एक दिन वो आया जब बाजिल ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और उजमा उजमा तो खुशी के मारे झूम उठी थी। वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी और जब उसे इतना अमीर, इतना हैंडसम और रुतबेदार लड़का खुद अपने प्यार का इजहार कर रहा था तो वो इनकार कैसे करती। उसके तो अधूरे ख्वाब जैसे अचानक से रंग भरने लगे थे। बाजिल खानजादा की बीवी बनना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने खुद को और भी निखारना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो ऑफिस सज धज कर आने लगी। उसके इशारों में, उसके बातों में, उसकी चाल में अब एक अलग ही लचक और आत्मविश्वास आ गया था। और बाजिल, वो तो पहले ही अपने दिल के हाथों हार चुका था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी कुढ़न थी, एक अजीब सी चुभन थी, एक डर, एक ऐसा डर जो उसकी रग रग में समाया हुआ था। उसे लगता था कि वो एक पूरा मर्द नहीं है और इसी डर ने उसकी पूरी जिंदगी को कैद कर रखा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। 26 साल की उम्र में भी उसकी मासूमियत, उसकी वर्जिनिटी वैसी की वैसी ही थी। लेकिन उजमा को देखकर उसके सारे उसूल, सारी सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थी। वो उससे मोहब्बत करने लगा था, बुरी तरह, लेकिन साथ ही साथ अंदर से खुद से लड़ भी रहा था। एक दिन जब उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी बेचैनी अपने जिगरी यार कासिम को ये राज बता दिया। कासिम, मुझसे नहीं होगा, मैं शायद अधूरा हूँ। ये कहते हुए उसके गले में कुछ अटक सा गया था और कासिम हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें फैल गई थीं। तू क्या बकवास कर रहा है बाजिल? तूने कभी आईने में खुद को देखा है? अरे तू तो उन लड़कों में से है जिनके पीछे लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। नहीं कासिम, तू नहीं समझेगा। मैं लड़कियों के करीब नहीं जा पाता। मेरे अंदर एक डर है, शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। बाजिल की आवाज़ भर्रा रही थी। तो यार डॉक्टर को दिखा, शक है तो कंफर्म कर ले, इलाज करवाओ, कासिम ने सीधे सपाट लहजे में कहा। ये क्या पागलपन की बात कर रहा है यार? बाजिल ने गुस्से में उसे घूरा। मैं तो तुझे सलाह दे रहा हूँ। वैसे तू चाहे तो एक छोटा सा टेस्ट कर सकता है। कासिम ने इस बार आंख मारते हुए शरारत से कहा। कैसा टेस्ट? देख तो उजमा से मोहब्बत करता है ना, शादी भी करना चाहता है, तो उसे अकेले में मिले, एक बार खुद को परख तो सही, दिल को तसल्ली हो जाएगी। और जहाँ तक उजमा का सवाल है, वो तुझ पर जान छिड़कती है। जब तू उसके करीब जाएगा तो मना नहीं करेगी और तुझे भी यकीन हो जाएगा तू कैसा है। लेकिन बाजिल ने सर नामे हिला दिया। नहीं कासिम, ये गलत है। निकाह से पहले मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है, गुनाह है। तो फिर शादी कर ले उससे, लेकिन जो करना है जल्दी कर, ज़्यादा देर मत कर। खुदा न खास्ता अगर तुझ में कोई कमी है तो वक्त रहते उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर वक्त निकल गया ना तो पूरी ज़िंदगी पछताएगा और पछतावे से बड़ी सज़ा कोई और नहीं होती। कासिम उसे ये सब समझाकर वहाँ से चला गया था, लेकिन बाजिल वहीं कुर्सी से टेक लगाकर बैठ चुका था। सोचों का तूफान उसकी आंखों में उतर आया था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, वो अभी निकाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर के उसूल कहते थे पहले बड़े भाई की शादी होनी चाहिए और उसका बड़ा भाई सिकंदर खानजादा अभी तक कुंवारा था और तब तक वो बस इंतजार कर सकता था, उस डर, उस कमी और उस मोहब्बत के बीच झूलता हुआ। जब तक उसके बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी अपनी शादी कैसे हो सकती थी? यही सोचिए उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो गहरी उलझनों में डूबा हुआ था कि तभी कमरे के अंदर उजमा दाखिल हुई। आज भी वो हमेशा की तरह किसी खिले गुलाब की तरह नजर आ रही थी। टाइट जीन्स, उस पर सफ़ेद फिटेड शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, हल्का फुल्का मेकअप और खुले बाल जो कंधों पर मखमली परछाई की तरह बिखरे हुए थे। बाजिल की नज़रें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मैं इस लड़की को खो नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। वो बेचैनी से उठकर खड़ा हुआ। क्या बात है सर, आज कुछ परेशान लग रहे हैं आप? उजमा उसकी ओर बढ़ी थी। उसकी आवाज़ में प्यार भी था और थोड़ा सा चिंता का भाव भी। मगर इस बार बाजिल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उजमा को बेचैन कर गया। उजमा, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे किसी बच्चे ने डर के मारे माँ का आंचल पकड़ लिया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको क्यों छोड़ूंगी?
मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे और पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाऊंगी, उजमा ने नरम लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी भी थी। फिर वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बाजिल को खुद नहीं पता था कि वो उससे ऐसा वादा क्यों ले रहा था। शायद दिल की गहराइयों में छुपे उस डर ने फिर सिर उठाया था। वादा करती हूँ सर, हमेशा आपके साथ रहूंगी। उजमा के लफ्ज़ों ने उसे कुछ पल को सुकून दिया था, मगर डर अब भी जिंदा था। ठीक है, तो फिर मुझसे शादी कर लो, अभी और इसी वक्त। बाजिल का फैसला अचानक था। उजमा की आंखें हैरत से फैल गईं। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह अचानक शादी क्यों नहीं कर सकते उजमा? प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से, तो फिर किसी मुहूर्त का इंतजार क्यों? उसका लहजा गंभीर था, आंखें डरी हुई मगर इरादे मजबूत। तुम अपनी माँ से बात करो, मैं उन्हें समझा लूँगा। शादी के बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की पूरी जिम्मेदारी लूँगा। बस अभी मैं इस हालत में नहीं कि अपने परिवार या समाज के सामने तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि क्योंकि मेरा बड़ा भाई सिकंदर अभी तक कुंवारा है और जब तक वो शादी नहीं करता मेरे लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं। उजमा के लिए ये ऑफर बुरा नहीं था, बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर था। ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलता। वो तो खुद भी बाजिल जैसे रुतबे वाली जिंदगी चाहती थी। उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया और अपनी रजामंदी दे दी। उसी शाम वो उसकी माँ के पास मौजूद था। बड़े अदब से, पूरे सम्मान से उसने उजमा का रिश्ता मांगा। उजमा की माँ पहले तो हक्का बक्का रह गई, पर उजमा और बाजिल की जिद ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलन। और उजमा अब बाजिल खानजादा की बीवी बन चुकी थी। विदाई के बाद वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था। उजमा हल्के गुलाबी जोड़े में सिंपल ज्वेलरी के साथ भला की खूबसूरत लग रही थी। वो सजी धजी दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। बाजिल धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जो उसने मुस्कुराते हुए उजमा की कलाई में पहनाया। फिर वो देर तक उसकी ओर बस देखता रहा, जैसे यकीन न हो कि वो अब उसकी हो चुकी है। फिर उसके माथे को नरमी से चूमा और फिर उसके बराबर बैठ गया और अपना सर उजमा की गोद में रख दिया। देर तक वो उससे बातें करता रहा, अपने भाई की, अपनी माँ की, अपने बचपन की, अपनी पसंद नापसंद की और अपनी ख्वाहिशों की। उजमा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बातों से थोड़ा उलझन में भी थी। इतने प्यार भरे लम्हों में भी बाजिल ने उसे अभी तक छुआ नहीं था, नज़दीक तक नहीं आया था। और तभी उसने धीमे से पूछा, बाजिल, क्या हम पूरी रात बस बातें ही करते रहेंगे? ये रात सिर्फ बातों के लिए थोड़ी होती है। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की लाली उतर आई थी, मगर बाजिल की रूह जैसे कांप गई, होंठ सूख गए और दिल दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने अंदर की उस कमी का डर फिर से निगलने लगा था, जिस सच से वो अब तक भाग रहा था। शायद अब वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। उजमा ने बाजिल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सुकून था जैसे वो अपने प्यार से भर देना चाहती हो। वो उसे अपनी मीठी नज़रों से पी रही थी और बाजिल का दिल उसकी इस मासूमियत, उस बेइंतहा खूबसूरत चेहरे में अटक गया था। अचानक ही उसने आगे बढ़कर उजमा के लबों को छू लिया और उजमा तो न जाने कब से इस लम्हे के लिए तरस रही थी। पूरी शिद्दत से उसका साथ देने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और बाजिल उसकी चाहत में पूरी तरह डूबने लगा था। वो उजमा के वजूद से एक एक पर्दा हटाता चला गया। उसके लबों को छूता उसे मदहोश कर चुका था, मगर सिर्फ 1 मिनट के बाद ही सब कुछ जैसे थम गया। बाजिल के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके अंदर कुछ टूट चुका था और वो शर्म से नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था। उसके लिए ये लम्हा इम्तिहान का था, लेकिन वो इस इम्तिहान में हार गया था। बाजिल, ये क्या हुआ? तुमने मेरे साथ धोखा किया। उजमा की आंखों से गुस्से के साथ आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ चीख में बदल गई थी। तुम एक नामर्द हो, औरत को खुश नहीं रख सकते। ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी, फिर भी तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाजिल की जुबान लड़खड़ा गई। उजमा, मेरी बात सुनो। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, हो सकता है इसीलिए। चुप रहो, उजमा चीख पड़ी। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरी उम्मीदें कुचली हैं। आई एम सॉरी उजमा, लेकिन तुम इस तरह मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। वो प्यार से उजमा के करीब हुआ था और उसके हाथों को थाम लिया, लेकिन उजमा ने उसके हाथों को झटक दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई।
अपने कपड़े सही करती, गुस्से से पैर पटकती दूसरे कमरे में चली गई और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। जबकि बाजिल भारी दिल के साथ कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके दिल के अंदर कहीं अंधेरे से बढ़ने लगे थे। कई घंटे सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, लेकिन दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। अगली ही सुबह उजमा उसे छोड़कर अपने मायके लौट गई और जाते ही तलाक की मांग कर दी। साथ ही साथ उसने 1 करोड़ रुपये हक मेहर के भी मांगे थे, जो बाजिल ने निकाह के वक्त लिखवाए थे। उजमा को और क्या चाहिए था? 1 करोड़ रुपये एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफ़ी थे। वो बाजिल जैसे नामर्द के साथ रहकर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करती? बाजिल टूट चुका था, मगर उसने आखिरी कोशिश की। डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारे अंदर कोई गंभीर कमी नहीं है बाजिल। ये सब मानसिक तनाव या फिर पहले अनुभव की वजह से हो सकता है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। बाजिल को जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। उसने रिपोर्ट उजमा को दिखाई, मगर उजमा के तो कान बंद हो चुके थे। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और जब बाजिल ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उजमा ने कोर्ट में केस कर दिया और फिर चंद ही दिनों में अदालत से उजमा को तलाक मिल चुका था। बाजिल बुरी तरह टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक नाम था, उसकी रूह तो मर चुकी थी। वो पूरी तरह बिखर चुका था। अब वो न किसी से हंसकर बात करता, न ढंग से खाता और न किसी से मिलता। एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आंखों में अब नफरत पलने लगी थी। औरतों से नफरत, खुद से नफरत, और इस नफरत ने उसे एक पत्थर दिल बेरहम मर्द बना दिया। उसके माँ बाप उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हो गए थे। सिकंदर, तू ही समझा इसे, हमारी तो ये सुनता नहीं, आमना बेगम ने सिकंदर से गिड़गिड़ाते हुए कहा था। सिकंदर अपने छोटे भाई को इस हाल में नहीं देख सकता था। वो उसके कमरे में आया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। देखो बाजिल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूंगा। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर तुम्हें अपनी कंपनी संभालना मुश्किल लग रही है तो मेरी बाली में आ जाओ, मैं तुम्हारी बाली संभाल लूँगा। मगर बाजिल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। और वो बात ख़त्म करते हुए कमरे से उठकर चला गया था। उसकी तबीयत अब सचमुच ख़राब रहने लगी थी। अंदर से वो किसी जंग में हार चुका था। आमना बेगम रोज़ उसका चेहरा देखकर रो पड़ती। सिकंदर, मुझे लगता है अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तेरी शादी से फुर्सत मिले तो मैं बाजिल के लिए भी लड़की देखूं। वो घर गृहस्थी में लग जाएगा तो उसका ध्यान बटेगा। मगर सिकंदर का मन तो कहीं और था। उसकी आंखों के सामने फिर से वो मासूम सी लड़की घूम रही थी, जिसकी एक ही झलक ने उसका दिल चुरा लिया था। उस लड़की को पाने के लिए तो अभी उसने 2-3 साल तक इंतजार करना था, और यही वजह थी कि वो अपनी माँ को हर बार टाल जाता। लेकिन आमना बेगम को लगता अब वक्त नहीं है। बाजिल दिन ब दिन बिखरता जा रहा था, और अगर अब भी देरी हुई तो शायद बहुत देर हो जाए। और यही बात जब उन्होंने सिकंदर से कही तो वो गहरी सांस लेकर रह गया था। फिर माँ के हाथ थामते हुए बोला, मामा, आप मेरी टेंशन ना लें, आप बाजिल की शादी कर दें। मुझसे 1 ही साल तो छोटा है, अगर उसका घर पहले बस जाएगा तो इसमें बुराई क्या है। फ़िलहाल अभी मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। और आमना बेगम को भी यही सही लग रहा था। उसकी ज़िंदगी में सुकून चाहती थी वो, और इसी सोच के तहत वो उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर चुकी थी। आमना बेगम और असगर साहब की तलाश जल्द ही ख़त्म हुई थी जब उन्हें हुरम मिली। खूबसूरत और बड़ी ही सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। आमना बेगम को बाजिल के लिए ये लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई। हुरम अनाथ थी, अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची को हुरम की शादी की बड़ी जल्दी थी। हालांकि अभी हुरम की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी चाची हुरम के बोझ से आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए झटपट ये रिश्ता तय कर दिया। और फिर 8 दिन के अंदर अंदर हुरम बाजिल की दुल्हन बनकर खानजादा हवेली में उतर आई। आमना बेगम और असगर साहब इस बात से बेखबर थे कि एक बेटे का घर बसाने के चक्कर में वो दूसरे का दिल जख्मी करने जा रहे थे, क्योंकि हुरम कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो सिकंदर के दिल पर राज करती थी। और सिकंदर इंतजार में था कि कब वो थोड़ी सी बड़ी हो और वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। लेकिन इससे पहले ही वो उसकी हवेली में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन उसकी भाभी बनकर। देखो बाजिल, मैं कैसी लग रही हूँ। उसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो बहुत ही हसीन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी इंसान अपने होश खो सकता था। आज उसे बाजिल के साथ उसके दोस्त के घर डिनर पर जाना था।
और जब बाजिल कमरे में दाखिल हुआ, खुर्रम को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और मजबूत कदमों से चलता हुआ वो सीधा खुर्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। वो चेहरे पर मुस्कान लिए पूरे उत्साह से बाजिल से कुछ पूछ रही थी कि अचानक ही उसने खुर्रम को उसके बालों से पकड़ लिया। वो नन्ही सी जान इस झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाजिल ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और एक धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया। वो हैरान रह गई थी। इस थप्पड़ की वजह उसे समझ में नहीं आई थी, जबकि दर्द और जिल्लत के एहसास से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब कुछ तुम मर्दों का ध्यान खींचने के लिए करती हो, मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके अपनी खूबसूरती की बिजलियाँ उन पर गिराकर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ देती हो। तुम जैसी लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन मर्दों पर क्या बीतेगी जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं तुम जैसी लड़कियों से इश्क करके। बाजिल प्लीज़, वो दर्द में डूबी आवाज़ में चिल्लाई, मगर बाजिल को जैसे किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने आगे बढ़कर उसके बाजू को जोर से दबोच लिया और खींचते हुए उसे अपने सामने खड़ा किया। उसके मजबूत हाथों की पकड़ खुर्रम के नाजुक बाजू में सख्त होने लगी थी। दर्द के मारे वो बुरी तरह तड़प उठी थी। मुझे दर्द हो रहा है बाजिल, वो फिर से गिड़गिड़ाई थी। बाजिल ने दोबारा उसे जोर से बेड पर फेंका था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूसरे मर्दों के लिए श्रृंगार करने की क्या सज़ा होती है। इससे पहले कि वो उस पर हावी होता, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही आमना बेगम खड़ी थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है बाजिल, शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने तमाशा शुरू कर दिया। तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लॉन्च तक आ रही हैं और वहाँ मेरे मेहमान बैठे हैं, तो अपने मेहमानों को उठाकर बाहर निकाल दीजिए। उसने बेतहाशा लापरवाही और गुस्से से जवाब दिया था। वो दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि आमना बेगम ने बीच में पांव अड़ा दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सामने बैठी खुर्रम को देखकर उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। माँ की नज़रों में गुस्सा और हैरत बाजिल ने साफ महसूस की थी। इससे पहले वो कुछ बोलती वो खुद ही बोला, मामा आप जाएं यहाँ से, ये मेरा और मेरी बीबी का मामला है। जैसे ही खुर्रम की नज़र आमना बेगम पर पड़ी थी, वो दौड़ती हुई उनके पास आई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने इस पर हाथ उठाया? उसके गाल लाल और बिखरे बाल देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बाजिल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुमने इस पर हाथ उठाया? हाँ, ये उसकी बदचलनी की सज़ा है। अगर इसने दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने की कोशिश की तो इसकी टांगें तोड़कर घर पर बिठा दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? और क्या मसला है इन कपड़ों में? ये साड़ी तो मैंने ही इसे पहनने को दी थी। वो आमना बेगम के गले लगकर फिर से रोने लगी और बाजिल एक पल को शर्मिंदा हुआ था और फिर तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंटी, उन्होंने मुझे बालों से खींचा और मारा भी। वो बहुत बुरे इंसान हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मुझे उनके साथ नहीं रहना। वो नर्म नाजुक छोटी सी लड़की कितनी मासूमियत से ये बात कह रही थी कि आमना बेगम का दिल कट कर रह गया था। उन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाजिल इस मासूम सी लड़की के साथ इतना सब कुछ करेगा। उन्होंने खुर्रम को गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसे थपकने लगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया, खुद भी उसके बराबर बैठ गईं। देखो मेरी बच्ची, शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। औरत को हमेशा समझौता करना होता है, वरना पति पत्नी के रिश्ते की डोर जितनी मजबूत होती है उतनी ही कमज़ोर भी होती है। सिर्फ एक गलती से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अपना घर बनाने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है। उसने अब इस बात से अपनी सास के चेहरे की ओर देखा। एक औरत होकर भी वो दूसरी औरत को समझ नहीं पा रही थी, मगर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। देखो बेटी, तुम्हें घर बसाना है या नहीं? उन्होंने उसकी आंखों में देखकर सीधा सवाल किया। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें अब कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तो पहले ही तुम्हें अपने सिर से उतार फेंका है। अगर तुम बाजिल से अलग हो जाती हो तो बताओ तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें अंदाज़ा भी है ये दुनिया कितनी जालिम है, और तुम जैसी प्यारी मासूम लड़कियों को तो ये दुनिया जिंदा निगल जाती है। बातों बातों में उन्होंने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। अच्छा चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने कुछ ख़ास मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। और हाँ, ध्यान रखना कि मेकअप से अपने ये निशान ज़रूर छुपा लेना। ख़बरदार जो तुमने मुझे उनके सामने शर्मिंदा किया। वो उनसे पूछना चाहती थी, इसमें मेरा क्या कसूर? ये सब कुछ तो आपके बेटे ने किया है।
मगर वो खामोश रह गई। शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था। जब वो लॉन्ज में पहुंची तो उसे सिकंदर खानजादा की आवाज़ सुनाई दी। निगाहें उठाकर देखा तो वो अपनी शहजादों जैसी पर्सनालिटी के साथ दरवाजे पर खड़ा बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। खुर्रम की रोई रोई लाल आंखें, चेहरे पर हल्के लाल निशान जो मेकअप से छुपाने पर भी नहीं छुपे थे, उसके चेहरे की उदासी। सिकंदर एक नज़र में ही भाप गया था। मोहब्बत में महबूब का हाल तो नज़रों से पढ़ लिया जाता है, इसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो भी खुर्रम का हाल उसकी नज़रों से जान लेता था। आज भी वो रोई थी, आज भी वो तकलीफ़ में थी। सिकंदर ने एक पल में ही ये जांच लिया था। उसका दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। क्या उसकी माँ को इस लड़की की हालत दिखाई नहीं दे रही थी? कितने प्यार से वो अपने मेहमानों से उससे मिलवा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर गुस्से की लपटें उठने लगीं। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ खुर्रम के सामने आकर खड़ा हुआ। सिकंदर को अपने सामने इस तरह खड़े देखकर खुर्रम बुरी तरह परेशान हुई थी। आमना बेगम ने जैसे ही अपने बेटे की हालत देखी तो घबरा गई। सिकंदर बेटा, फारूक अंकल से मिलो। इससे पहले सिकंदर खुर्रम से कुछ कहता, उन्होंने उसका ध्यान जबरदस्ती फारूक अंकल की ओर लगा दिया और आंखों ही आंखों में खुर्रम को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। खुर्रम तुरंत उठी और अपने कमरे की ओर भाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आता था आखिर उसकी सास उसे अपने ही देवर सिकंदर से बात क्यों नहीं करने देती। जब भी वो उसके सामने जाती थी, आमना बेगम उसे वहाँ से किसी न किसी बहाने से भगा देती थीं। आज उसकी शादी का तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसे 3 पल के लिए भी खुशी नसीब नहीं हुई थी। बाजिल का अजीब सा अंदाज, रात को उसके करीब ना आना, गुस्से से उसे धुतकार देना, हर वक्त उस पर अपने गुस्से और नफरत का इजहार करना। खुर्रम को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्यों था। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो ये शादी क्यों की। सिकंदर खानजादा जो किचन में खड़ा अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, लेकिन कमरे से आती सिसकियों ने उसका चैन छीन लिया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे खुर्रम पर बेहद तरस भी आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस मासूम लड़की को इस हाल में देखेगा। दिल में उठते दर्द को दबाता वो अपने कमरे में चला आया था। बाजिल ने उस रात भी उसे तकलीफ पहुंचाई थी। उसे तकलीफ देकर, दर्द देकर वो कमरे से बाहर चला गया था और वो घुटनों पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे दोनों की शादी को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और इस पूरे हफ्ते बाजिल उसके करीब नहीं आया था। और खुर्रम के लिए भी ये सुकून भरी बात थी, क्योंकि वो खुद भी अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरी हुई थी। शाम का वक्त था। बाजिल ने कहा, मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आ रहे हैं, तो मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाना है और अच्छे से तैयार भी होना है। मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। ये हफ्ता उसके लिए सुकून भरा हफ्ता रहा था। बाजिल ने ना तो उस पर हाथ उठाया था और ना ही ऊंची आवाज़ में कुछ कहा था। इस थोड़े से वक्त में ही वो खिल उठी थी, हर वक्त मुस्कुराती रहती। सिकंदर जब उसे यूं हंसते देखता तो खुद भी चैन महसूस करता था। जब बाजिल अपने दोस्तों को लेकर हवेली के अंदर आया और अपनी बीवी की हालत देखी तो उसके माथे पर बुरी तरह गुस्से के मारे बल पड़ चुके थे। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसके कानों के पास झुककर सख्त लहजे में बोला, ये किस तरह का ड्रेस पहन रखा है तुमने? क्यों सबके सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो? खुर्रम हैरान रह गई। आपने खुद ही तो कहा था कि मैं कुर्ता पहना करूं। मैंने तुम्हें ये बड़ा सा एशियन फ्लैग ओढ़ने के लिए नहीं कहा था। वो उसके बड़े से दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो शर्म से नजरें झुका गई। सिकंदर, जो कि अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, मजबूत कदमों से भाई के पास आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम जाओ यहाँ से, बाजिल ने गुस्से से मुंह फेरते हुए कहा। और तुम अभी इसी वक्त कमरे में चलो। जो ड्रेस मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए लाया था वो पहन कर आओ। मगर वो तो बैकलेस है। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो बाजिल ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। बाजिल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे हैं और तुम यहाँ पर तमाशा लगा रहे हो। तुम साइड पर हो जाओ सिकंदर और अपने काम से काम रखो। ये मेरा और मेरी बीबी का मामला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ सिकंदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुर्रम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले गया था। आंसू लगातार खुर्रम की आंखों से बह रहे थे। आप बहुत ही अजीब इंसान हैं बाजिल। आप अपने सगे भाई के साथ भी? उसने बस अभी इतना ही कहा था कि बाजिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपना आपा खो बैठा और फिर थोड़ी ही देर में उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी।
जब वो बाहर निकला तो उसने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजा ली थी। तुम लोगों की भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो तुमसे मिल नहीं पाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहीं हूँ। आमना बेगम भी कमरे के अंदर आ गई थी। सब लोग वहाँ बैठकर अब हंसी मजाक में बिजी थे, जबकि वो नाजुक सी लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी सिसक रही थी। बीते हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने एक एक कर घूमने लगे थे। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसके पापा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद उसकी अम्मी उसे लेकर मामा के घर चली गई थी, लेकिन वहाँ भी मामी का रवैया बहुत जालिमाना था। बचपन से ही वो छोटी छोटी चीज़ों को तरसती आई थी। जब वो अपने कजिन्स को खिलौनों से खेलती देखती तो उसका दिल तड़प उठता था, काश मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होते। एक बार उसने हिम्मत करके मामा से खिलौनों की फरमाइश भी कर दी थी, मगर उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से झिड़क दिया था। उस नन्ही सी बच्ची को यह एहसास दिला दिया था कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, इस पर ही शुक्र करो। अगर दोबारा ऐसी फरमाइश की तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और रोते हुए शिकायत की, तो उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर न जाने कितने घंटे तक आंसू बहाए थे। वो जानती थी उनकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन वो बेबस थीं। वो अपने भाई के सहारे पर थीं, लेकिन वो सहारा भी ज़्यादा दिन तक न रहा। एक रात मामू और मामी के बीच लड़ाई हो गई और बजे थी हुरम। उसने एक बर्तन तोड़ दिया था, जिस पर मामी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी थी। अपनी बेटी की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई किचन में आई। ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। वो किसी शेरनी की तरह मामी पर टूट पड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए थे। मामी ने सबके सामने ड्रामा करना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहन ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तो सिर्फ उसकी बेटी को समझा रही थी। वो आंसू बहाने लगी। भाईजान, क्या आपको हुरम के चेहरे पर थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा? जबेरिया बेगम ने हैरानी से कहा था। लेकिन उस दिन उसके मामा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। काफ़ी देर तक वो उनके दरवाजे के सामने बैठकर रोती रही। अगर ये सलूक किसी और ने किया होता तो शायद कुछ हद तक सब्र आ जाता, लेकिन जिसने निकाला वो उसका अपना सगा भाई था। उस रात हुरम ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, उनके चेहरे पर प्यार देते हुए कहा, मम्मी आप फिक्र मत करें, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर हम अपना घर लेंगे और वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। उसकी माँ ने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया, और वही आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था। वो उसे लेकर निकल पड़ी थी। उन्हें खुद नहीं पता था कहाँ जा रही हैं। वो सड़क पार कर रही थी, उनका ध्यान कहीं और था। खुरम चिल्लाई, मम्मी जल्दी चलो, गाड़ी आ रही है। लेकिन उसकी माँ उसकी आवाज़ कहाँ सुन पा रही थी। वो तो सदमे में डूबी हुई थी कि उनके अपने भाई ने उन्हें धक्के मार कर घर से निकाला है। उन्हें होश तो तब आया जब गाड़ी बहुत पास थी। उन्होंने झट अपनी बेटी को दूर धक्का दिया और खुद गाड़ी की चपेट में आ गई। गाड़ी वाला उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। खुरम अपनी माँ के बेजान जिस्म के साथ बैठी जोर जोर से रो रही थी। मम्मी आंखें खोलें, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़। वो उनके सीने से लगकर सिसकती रही। न जाने कितनी गाड़ियाँ उनके पास से गुजर गईं, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और फिर एक रहमदिल आदमी ने उन पर तरस खाया था। उसने जवेरिया बेगम की नब्ज देखी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी थीं। उसने उनका मोबाइल उठाया और सबसे पहला नंबर डायल कर दिया, जो कि भाईजान के नाम से सेव था। इकराम साहब, जो कि अपनी बहन को घर से निकालने के बाद अब कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। जब उन्होंने अनजान नंबर से ये खबर सुनी कि उनकी बहन की लाश सड़क पर पड़ी है, तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। बहन के शव को वो घर तो ले आए थे, मगर उस दिन के बाद उनके चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए रुखसत हो गई। जहाँ तक उनकी बीवी की बात थी, वो तो खुरम पर अब बेहिसाब जुल्म ढाती थी। सारे घर के काम करवाती और बदले में उसे सूखी रोटी देती। एक दिन उसके चाचा उससे मिलने आए और जब उसकी हालत देखी तो वो उसे अपने साथ हवेली ले आए, लेकिन चाची भी उसकी हमदर्द न बन सकी। जब वो 18वीं साल में लग चुकी तो चाची कहती थी कि जल्द से जल्द अब इसकी शादी कर दो। और उन्हीं दिनों उसके लिए बाजिल का रिश्ता आया और चाचा जान फौरन इस रिश्ते को कबूल कर चुके थे। वो बहुत खुश थी। उसकी सारी कजिन्स उससे जल रही थीं, यहाँ तक कि चाची की बेटियाँ भी बौखला उठी थीं। अब्बा जान ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। बाजिल खानजादा जैसा रिश्ता तो हमें मिलना चाहिए था, मगर उन्होंने उसे इस काली किस्मत वाली लड़की के लिए तय कर दिया। शादी की रात वो दुल्हन बनी पलंग पर बैठी थी जब बाजिल कमरे में दाखिल हुआ। मजबूत जिस्म, 6 फीट से लंबा कद,
रंग हल्का सांवला जरूर था, लेकिन बाजिल की पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। वो उसका चेहरा देखकर ठिठक गई, क्योंकि वहाँ मुस्कान नहीं बल्कि गहरी संजीदगी थी। बाजिल ने कितना हंगामा मचाया था, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप सिकंदर की शादी करें, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन आमना बेगम और असगर साहब ने उसकी एक न सुनी। यहाँ तक कि आमना बेगम ने उसे खुद को ख़त्म करने की धमकी दे दी और फिर मजबूरन बाजिल को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। लेकिन वो जानता था इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। जैसे उजमा उसे छोड़कर चली गई थी, ये लड़की भी उसे छोड़कर चली जाएगी, और इस डर के तहत उसने सोच लिया था वो अपनी दुल्हन के करीब नहीं जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने उसे समझाया था, आप हिम्मत न हारें, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बाजिल के अंदर अब दोबारा से वही सब कुछ सहने की ताकत नहीं बची थी। वो उसके पास बैठा और सख्त आवाज़ में अपनी पसंद नापसंद बताने लगा। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसकी सहेलियों ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा शौहर तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तारीफ़ों की पुल बांध देगा। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बता रहा था उसे कैसे कपड़े पसंद हैं, कैसी लड़कियाँ पसंद हैं। उसे चुलबुली लड़कियों से नफरत है, लड़कियों का बोल्ड अंदाज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर आगे जो बाजिल बोला था, हुरम का दिल बुरी तरह परेशान हुआ था। उसने तो सुहागरात के बारे में कुछ और ही सुना था, लेकिन उसके साथ तो कुछ और ही हो रहा था। जब बाजिल ने कहा, देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी फ्रेश होकर सो जाओ, और जो मन में ये अरमान सजाकर बैठी हो ना, इन्हें कुछ दिन के लिए निकाल दो। ये सब कुछ करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। उसे लग रहा था जैसे एक दलदल से निकलकर वो दूसरे दलदल में आ चुकी है। उसने सिर झुका लिया और आंसू खामोशी से उसकी आंखों से बहकर गालों तक पहुंच गए। और सिर्फ 2 दिन बाद एक मामूली सी गलती पर ही बाजिल ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। वक्त के साथ हुरम को समझ आ गया था कि उसका शौहर एक शक्की मिजाज इंसान है, और शक्की इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन वो अपने शक और गुस्से की वजह से उसे तलाक दे दे। तब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि कई बार बाजिल उसे तलाक की धमकी दे चुका था। उस दिन बाजिल ने उसे फिर से बहुत मारा था। वो लॉन्ज में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। सिकंदर ने उसकी हालत देखी तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसका दिल अपने हाथों में लेकर बुरी तरह मसल रहा हो। वो उसके पास आया, देखा उसके चेहरे और गर्दन पर निशान थे। बाजिल ने फिर से तुम्हें मारा है ना? उसने दो टूक अंदाज में सवाल किया तो वो सहमी हुई नज़रों से उसकी ओर देखने लगी और फिर रोने लगी। सिकंदर उसे थोड़े ही फासले पर बैठ गया। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहली बार वो उससे यूँ खुलकर बात कर रही थी। उसकी हालत देखकर सिकंदर के दिल में टीस उठने लगी थी। वो लाख खुद को समझाता था, ये लड़की अब मेरे भाई की अमानत है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपना दिल हुरम की तरफ खींचने से रोक नहीं पाता था। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग होते। एक चाहने वाला हस्बैंड होता जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देता। वो बेध्यानी में बोलता चला गया। मेरे इंतजार करने से क्या हो जाता? अब वो उसकी आंखों में सीधे देखते हुए हैरानी से सवाल कर रही थी। वो एकदम ही खामोश हो गया। अब वो उसे क्या बताता? कुछ ही समय पहले सिकंदर ने उसे एक पार्क में छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। वो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। उसने उस छोटी सी लड़की के बारे में सारी जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी, और ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि वो उसके पापा के दोस्त की बेटी है। उस लड़की की मोहब्बत उसकी रग रग में बसने लगी थी। वो अपने आप को उसके बिना अब अधूरा महसूस करने लगा था। लेकिन चूंकि वो उस वक्त यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और साथ ही साथ अपने पापा का बिजनेस भी संभालने लगा था, अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हुआ था, और इसी वजह से वो चाहता था कि अभी रिश्ते की बात ना हो। और वो ये भी जानता था कि हुरम अभी 18 की भी नहीं हुई है। उसे लग रहा था कि वो भी आगे पढ़ाई करेगी। अगर उसे हुरम की ज़िंदगी के बारे में ज़रा सा भी पता होता तो शायद वो इंतज़ार करने का जोखिम कभी न लेता। फाइनल पेपर देने के बाद अपने पापा के कहने पर वो उनके कुछ क्लाइंट से मिलने दूसरे शहर चला गया था, और उधर उसके पापा असगर साहब ने अपने बड़े बेटे बाजिल का रिश्ता हुरम के साथ तय कर दिया। बाजिल ने खुद से वादा किया था वो कभी शादी नहीं करेगा और ना ही किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। वो हद से ज़्यादा शक्की मिजाज बन गया था। वो जानता था वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, इसलिए जो भी औरत उसकी ज़िंदगी में आएगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
मगर कोई भी उसे समझने को तैयार नहीं था और यूं उसका निकाह खुर्रम से हो गया। ये सिर्फ एक हफ्ते का खेल था। एक ही हफ्ते में उन 3 लोगों की जिंदगियां बदल दी गई थीं। आमना बेगम और असगर साहब ने जल्दबाजी मचाई। सिकंदर का भी इंतजार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें बाजिल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जैसे तैसे तो उन्होंने बाजिल को राजी किया था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिकंदर का हुआ था। जब वो रात के 3 बजे अपनी हवेली में दाखिल हुआ, उसे किचन से बर्तनों के बजने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ जाकर देखा तो एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। खुर्रम का वहाँ निकाह के बाद पहला दिन था। उसे ज़बरदस्त भूख लगी थी। वो किचन में अपने लिए खाना लेने आई थी। बाजिल घर पर मौजूद नहीं था। तुम यहाँ? अनजानी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा तो वहाँ बाजिल जैसा ही कोई खड़ा था। बाजिल और सिकंदर एक दूसरे से इतना मिलते जुलते थे कि एक पल के लिए तो खुर्रम धोखा खा गई थी, लेकिन अगले ही पल वो पहचान गई वो बाजिल नहीं, क्योंकि बाजिल का रंग हल्का सांवला था जबकि सिकंदर का रंग काफ़ी सफ़ेद था। खुर्रम ने सिकंदर के बारे में सुना तो था, मगर आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। वो अब उसकी नज़रों से उलझन का शिकार हो रही थी, लेकिन आमना बेगम ने उन दोनों की मुश्किल हल कर दी। सिकंदर, अपनी भाभी से मिलो। और उस वक्त सिकंदर को लगा कि किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया हो। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। उसे ये तो बताया गया था कि उसके भाई का निकाह किया जा रहा है। वो इस कदर इमरजेंसी में निकाह करने के सख्त खिलाफ भी था। वो अपने भाई की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, मगर चूंकि वो शहर से बाहर था इसलिए खामोश हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके भाई ने उसी की मोहब्बत से शादी कर ली है। उसने कुछ भी नहीं कहा और थके हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इनको क्या हुआ? खुर्रम ने पूछा। मुझे लगता है ये थक गया है, आमना बेगम ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया था। और फिर वो खुद भी उसके कमरे में चली आई। ममा, मैंने सिर्फ आपको अपने दिल की बात बताई थी। वो अब ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। देखो देखो सिकंदर, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा उसी लड़की को बहू बना कर ले आएंगे। मुझे तो लगा वो उसकी कजन की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाजिल तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़की के चाचा कहते थे वो जल्द से जल्द उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दें, क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब्रॉड जाने वाले थे। उन्हें डर था कि उनकी गैर मौजूदगी में इस बच्ची के साथ कोई गलत ना हो जाए। आपको सबकी फ़िक्र है मम्मा, लेकिन आपको मेरी फ़िक्र नहीं। प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाइए। मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहता। और यहीं उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत की कहानी का अंजाम हो गया, मगर किस्मत ने तो कुछ और ही लिखा था। सिकंदर ने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया था और ये वही जानता था। और शायद खुर्रम बाजिल के साथ खुश रहती तो उसे भी सुकून रहता, लेकिन खुर्रम के आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस होते थे। उस दिन भी बाजिल ने खुर्रम को तकलीफ़ दी थी। वो अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके बाजू पर जख्म का निशान बना हुआ था। कमरे के बाहर तक खुर्रम की सिसकियाँ सुनाई आ रही थीं, जिसे सुनकर वो बुरी तरह बेचैन हुआ था और न चाहते हुए भी उसके कदम खुर्रम के कमरे की ओर उठ गए थे। जब उसने खुर्रम के हाथों पर जख्म देखा तो बेचैन हो गया। जल्दी से अलमारी की ओर बढ़ा और वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। अपना हाथ दो, मैं मरहम लगा देता हूँ। मैं खुद लगा लूँगी, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। खुर्रम को डर था अगर बाजिल कमरे में आ गया और उसने सिकंदर को देख लिया तब भी वो उस पर शक करेगा। लेकिन सिकंदर भी अपने एक नाम का जिद्दी था। उसके पास बैठते हुए ज़बरदस्ती उसका हाथ खींच लिया और बड़े ही प्यार से उसके जख्म पर मरहम लगाने लगा। उसकी छुअन में एक ऐसा नरम एहसास था कि खुर्रम का दिल पिघलने लगा। दोनों सगे भाई थे, 1 साल का फ़र्क था दोनों में। देखने में भी काफ़ी मिलते जुलते थे, लेकिन आदतें कितनी अलग थीं। काश बाजिल का दिल भी सिकंदर के जैसा नरम होता। वो सिकंदर के चेहरे को देखते हुए उन दोनों भाइयों को आपस में मिलाने लगी थी। तुम आराम करो, थोड़ी देर में ही इस दवा से सुकून आ जाएगा। मैं बाजिल से बात करूँगा, उसे कोई हक नहीं तुम्हें इस तरह टॉर्चर करने का। नहीं सिकंदर, आप बाजिल से कुछ नहीं कहेंगे। उसे डर था, वो बाजिल का रवैया देख चुकी थी कि वो सिकंदर के साथ भी रूडली बात करता था और वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से इस घर में लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन खुर्रम, ये गलत है और गलत को न रोकना, उसे नज़रअंदाज कर देना भी गलत होता है। खुर्रम ने जैसे तैसे सिकंदर को रोक दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। अब उन दोनों में काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी थी। वो छोटी छोटी बातें उससे शेयर करने लगी थी।
मगर उसे सिकंदर की एक बात बहुत अजीब लगती थी। सिकंदर उसे खुद को भाई कहने की इजाज़त नहीं देता था। खैर, उसे सबसे मतलब नहीं होना चाहिए था। वो तो इस बात का शुक्र मना रही थी कि अल्लाह ने उसे एक ऐसा इंसान दे दिया जो उसे समझता है, वरना अगर वो ये दर्द अपने दिल में दबा कर रखती तो शायद किसी दिन घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाती। बादल और हुरम की शादी को धीरे धीरे करते हुए अब 6 महीने बीत चुके थे और इन 6 महीनों में भी बाजिल ने हुरम से दूरी बनाए रखी थी। खुरम को लगता था शायद बाजिल उसे पसंद नहीं करता और इसीलिए वो उसके करीब नहीं आता है। वो उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन बाजिल हर बार उसे नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता था अगर वो खुरम के करीब गया और उसने फिर से उसे ठुकरा दिया तो वो टूट जाएगा। आमना बेगम की नज़रों से भी कुछ छुपा हुआ नहीं था। वो साफ देख रही थी कि बाजिल हुरम को कोई अहमियत नहीं देता। वो अपने बेटे का घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन्हें लगा अगर इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए, यानी एक बच्चा, तो शायद ही रिश्ता संभल सकता है। बच्चा पति पत्नी के बीच एक मजबूत कड़ी होता है। और इसी सोच के साथ वो खुरम को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। खुरम को नहीं पता था कि उसकी सास उसे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आई हैं। जैसे ही डॉक्टर खुरम की जांच कर रही थी तो डॉक्टर के चेहरे पर अजीब से भाव उभरने लगे थे। तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ? डॉक्टर ने पूछा। जी 6 महीने, खुरम ने धीरे से जवाब दिया। और तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? डॉक्टर ने थोड़ा अजीब लहजे में पूछा था, जिससे खुरम हड़बड़ा गई। जी, आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, तुम बाहर बैठो, अपने हस्बैंड या फिर अपनी सास को अंदर भेजो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। खुरम डॉक्टर की नज़रों से बचती हुई बाहर निकल आई। वहाँ आमना बेगम के साथ अब सिकंदर भी बैठा हुआ था। आमना बेगम ने ही उसे बुला लिया था कि हमें हॉस्पिटल से लेता हुआ घर निकल जाए, क्योंकि वो ऑफिस से घर आ रहा था। मम्मी जी, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। खुरम का दिल बुरी तरह बेचैन था। वो कोई बच्ची नहीं थी कि डॉक्टर की बात का मतलब न समझ पाती। अचानक उसका सिर चकराया और वो गिरते गिरते एक कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर आमना बेगम और सिकंदर दोनों घबरा गए। मम्मा, आप खुरम को संभालिए, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। खुरम आंखें खोलो बेटा। आमना बेगम उसे पानी पिलाने लगी, जबकि सिकंदर डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गया। डॉक्टर ने उसे देखकर तुरंत कहा, तो आप हैं खुरम के हस्बैंड? सिकंदर कुछ कहता इससे पहले ही डॉक्टर आगे बोलने लगी। जब आप अपनी बीवी के करीब नहीं गए, कोई रिश्ता ही नहीं बनाया, तो उससे बच्चे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सिकंदर चौंका था। जी, मैं समझा नहीं। मिस्टर बाजिल, आपकी पत्नी अब तक वर्जिन है और आप शिकायत करते हैं कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। और ये सुनकर तो जैसे सिकंदर पर आसमान टूट पड़ा। यानी 6 महीने में बाजिल एक बार भी खुरम के करीब नहीं गया था। वो तो उम्मीद में था कि डॉक्टर कोई खुशखबरी देगी, लेकिन ये सच सुनकर वो भीतर तक टूट गया था। उसने तो हालात से समझौता करते हुए खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। उसे बस हुरम की खुशी चाहिए थी। उसे लगता था अगर हुरम माँ बन जाएगी तो वो भी खुश रहने लगेगी और शायद उन दोनों के बीच की दूरियां भी मिट जाएंगी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप नजरें झुकाकर केबिन से बाहर निकल गया। क्या कहा डॉक्टर ने? आमना बेगम ने उसे पूछा, लेकिन वो कुछ बोले बिना हॉस्पिटल से निकल गया। खुरम और आमना बेगम उसके पीछे पीछे आई थीं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद एक दिन उसने हुरम से पूछ ही लिया, खुरम, बाजिल तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? आखिर क्या वजह है? और हुरम बुरी तरह बेचैन हुई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। वो कहते हैं कि उन्हें मेरे वजूद से, मेरी शक्ल से और मेरी मौजूदगी से नफरत है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो उसकी आंखों में सीधा देखते हुए सवाल करने लगी। सिकंदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ वो था जो इस लड़की पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, और दूसरी तरफ उसका बदकिस्मत भाई जो उस लड़की की कदर तक नहीं करता था। तुम बुरी नहीं हो खुरम, तुम बहुत अच्छी हो। ये तुम्हें क्या हुआ? अचानक ही उसकी नज़र उस छोटी सी लड़की की गर्दन पर पड़ी तो उसने बेतहाशा उसके बालों को साइड किया। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन को छूता, कमरे का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से खुला था और बाजिल अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में हैरानी उभरी और फिर गुस्सा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगी, वो ऊंची आवाज़ में गरज पड़ा। और तुम, मुझे तो तुम्हारे किरदार पर पहले ही शक था। तुम औरतें तो भरोसे के काबिल ही नहीं होती। तुम पर भरोसा करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, मगर आज उस गलती को सुधारने का भी वक्त आ गया है। ये कहकर वो चलता हुआ उसके करीब आया था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सिकंदर ने उसे रोकने समझाने की पूरी कोशिश की, मगर जो वो करना चाहता था कर चुका था। खुर्रम को अपनी दुनिया गोल गोल घूमती महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे दोबारा होश आया तो वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में थी। थोड़े ही फासले पर सिकंदर खानजादा बैठा हुआ था। वो उसे अपने साथ फार्म हाउस पर ले आया था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सिकंदर? ये कहकर वो फिर से पागलपन के अंदाज में चिल्लाने लगी थी। हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना सिकंदर। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कि हम तो बस बातें कर रहे थे। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें आने की इजाज़त दी। ये कहकर वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है सिकंदर, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। ये सुनकर सिकंदर खानजादा ने अपने लब भींच लिए। मेरे चाचा चाची इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे मामू मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तुम बताओ मैं इन हालात में कहाँ जाऊँगी? मुझे कौन अपने पास रखेगा? मैं एक छोटा सा जवाब देकर वो खामोश हो गया और हुरम को एक हैरत का जोरदार झटका लगा। कहीं तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया? तुमने मुझे फंसाने के लिए? बस खामोश हो जाओ हुरम, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुम 4 महीनों तक यहीं रहोगी, अपनी इद्दत पूरी करोगी। इस दौरान मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ तुम उसे भूल जाओ, एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ एक डरावना ख्वाब ही था। तुम्हारी असली ज़िंदगी अब शुरू होगी। मगर मैं उसने कुछ कहना चाहा, मगर सिकंदर खानजादा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। इस बार किसी को भी अपनी ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त मत देना। इस बार अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ असगर साहब सिकंदर खानजादा से नाराज़ थे। वो लड़की कहाँ है सिकंदर? उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए पूछा। एक महफूज जगह पर है बाबा। क्या तुम अपने साथ ले गए थे उसे? हाँ, मैं उसे अपने साथ ले गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम अपने भाई के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। वो एक मजबूर और बेबस लड़की है और मैं उसे सहारा दे रहा हूँ। और जहाँ तक बाजिल की बात है तो आप उसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाइए, वरना अगर इसी तरह चलता रहा तो वो अपना होश खो बैठेगा। कहता हुआ वो घर से बाहर निकलता चला गया। आमना बेगम को तो चुप लग गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। खुर्रम की इद्दत पूरी हो चुकी थी और अगले ही दिन सिकंदर उसके कमरे में आया था और उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक लेकर आया और सीधा खानजादा हवेली ले आया। आमना बेगम उसे देखकर हैरान हुई थी, लेकिन सिकंदर ने साफ कह दिया, ये लड़की अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मुझे बताओ कि तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो सिकंदर? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर का डर निकालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत काबिल लड़की हो। तुम जो चाहे कर सकती हो। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम इतनी कामयाब बनोगी कि तुम्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिकंदर ने खुद जाकर उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया था। जहाँ तक बाजिल की बात थी तो वो विदेश चला गया था, लेकिन सिकंदर ने उस टूटी सहमी सी लड़की को संभाल लिया था। सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद ही खुर्रम ने खुद को पहचानना शुरू कर दिया था। अब वो खुलकर जीने लगी थी और ये सब सिकंदर की वजह से हुआ था। सिकंदर अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। वो अपनी छोटी छोटी बातें उससे शेयर करने लगी थी। वो उस वक्त समंदर के किनारे चल रहे थे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ हुर्रम। उस दिन सिकंदर ने हिम्मत जुटाकर आखिर ये बात खुर्रम के सामने कह ही दी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना सिकंदर, मैं आपको कभी भी गलत नहीं समझ सकती। आप तो मेरे मोहसिन हैं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। और वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। फिर नकली गुस्से से बोली, आपको तो किसी ने प्रपोज करना भी नहीं सिखाया। और सिकंदर को डर था कि वो उसे जज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो हंसी में उसकी शिकायत कर रही थी। सिकंदर हल्के से मुस्कुराया था। उसकी आंखों में झांकते हुए एक पल को रुका, फिर धीरे से बोला, खुर्रम, आज ये दिल, ये सांसें और मेरी ये पूरी ज़िंदगी सब कुछ तुम्हारे कदमों में है। फिर वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। खुर्रम की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। सिकंदर ने जेब से एक चमचमाती हीरे की अंगूठी निकाली और बोला, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुमसे अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ। मेरी बन जाओ। मेरी मोहब्बत को, मेरी खुशियों को,
मेरी ज़िंदगी को अमर कर दो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में नमी की हल्की सी परत थी। सिकंदर हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे यह हक दोगी कि मैं हर पल तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख सकूं, जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ जी सकूं। खुर्रम की पलकें कांपी, होंठ थरथराए और वो खुद को रोक न सकी। उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर उसकी मुस्कान में कहीं खो गए। सिकंदर ने नरमी से उसका हाथ थामा, अंगूठी पहनाई और प्यार भरी सरगोशी में बोला, खुर्रम, आज से ये दिल तुम्हारा हुआ। सिकंदर ने जब अपने माँ बाप से खुर्रम से शादी की बात की तो वो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें भी ये समझ आ गया था खुर्रम अब बेसहारा है, वो आखिर कहाँ जाएगी। बहुत सादगी से दोनों की शादी कर दी गई थी और आज खुर्रम एक बार फिर दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन इस बार वो अपने मनपसंद मर्द की दुल्हन बनी थी। फिर भी वो थोड़ा घबराई हुई सी थी और उसकी ये घबराहट सिकंदर ने तुरंत महसूस कर ली। वो हल्के से मुस्कुराया और उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। खुर्रम, रिलैक्स हो जाओ यार, जब तक तुम खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए पहली बार ये सब कुछ सहना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारा घबराना बिल्कुल नॉर्मल है। खुर्रम थोड़ा चौंकी, लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरा पहली बार है, जबकि मैं तो आपके भाई की पत्नी रही हूँ पूरे 6 महीने तक। खुर्रम की आंखों में हैरानी थी, लेकिन सिकंदर ने उसे थोड़ा सा और भी करीब कर लिया और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। आंखें बंद करके खुर्रम ने इस नरम एहसास को अपने अंदर उतारा था। उस दिन डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। वो मुझे बाजिल समझ रही थी, सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने खुर्रम को यह भी बताया कि वो उससे पहले से मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो बाजिल की दुल्हन बनी तो उसने हालात से समझौता कर लिया था। लेकिन जब खुदा ने उसे एक और मौका दिया तो फिर वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। तुम कपड़े बदलो और आराम से रिलैक्स होकर बैठो, कहकर वो बाथरूम में चला गया था, जबकि खुर्रम ड्रेसिंग रूम में चली गई और भारी लहंगे से जान छुड़ाकर एक हल्का फुल्का सूट पहन लिया। दोनों अपनी अपनी साइड पर तकिया रखकर लेट चुके थे, लेकिन खुर्रम का मन बेचैन था। वो सिकंदर के करीब जाना चाहती थी। गुजरे कुछ वक्त का दर्द वो सिकंदर की बाहों में जाकर मिटाना चाहती थी। आर यू ओके खुर्रम? उसे बेचैन देखकर सिकंदर पूछ बैठा। सिकंदर, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर लेट सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा था। सिकंदर हैरान हुआ। ऑफ कोर्स खुर्रम, तुम्हारा ही हूँ, पूछने की जरूरत नहीं। उसने खुर्रम को खींचकर अपने करीब कर लिया था और उसके कंधे पर सर रखकर वो आराम से लेट गई। उसके दिल में एक सुकून उतर चुका था। और फिर जब 2 जवान दिल एक दूसरे के करीब हों तो आग लगना तो तय है। धीरे धीरे उस आग की तपिश बढ़ने लगी थी। गर्म सांसों का तूफान धीरे धीरे तेज हुआ था और फिर अनजाने में ही सिकंदर ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। खुर्रम के होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकली थी जो सिकंदर को और भी मदहोश कर गई, लेकिन वो खुर्रम का ख्याल करते हुए उससे अलग हुआ। लेकिन खुर्रम मचल उठी। नहीं सिकंदर, दूर मत जाओ, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। वो उसके चौड़े सीने से लिपट गई और सिकंदर अब खुद भी दूर नहीं रहना चाहता था। इजाज़त मिलते ही वो उसमें पूरी तरह डूब गया और उस रात दोनों के प्यासे दिल पूरी तरह सैराब हो चुके थे। सिकंदर और खुर्रम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे के लिए धड़कनों से भी ज़्यादा ज़रूरी बन चुके थे। एक दिन सिकंदर की मुलाकात कासिम से हुई और बातों बातों में कासिम ने बाजिल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। सिकंदर अपने भाई की सच्चाई सुनकर एकदम हैरान रह गया था। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। बाजिल का अचानक बदल जाना, शादी के लिए इनकार करना, फिर शादी के बाद खुर्रम को टॉर्चर करना, उसके करीब न जाना, उससे कोई रिश्ता न बनाना, ये सब अब एक एक करके साफ हो रहा था। सिकंदर जानता था उसे अपने भाई को इस डर और इस हीन भावना से बाहर निकालना होगा और इसी वजह से उसने बाजिल को कॉल किया। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्द से जल्द वापस आओ। बाजिल लाख सबसे नाराज़ था, लेकिन अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करता था। माँ की बीमारी का सुना तो पहली फ्लैट से ही घर पहुँच गया था, लेकिन माँ को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर वो हैरान हुआ था। तभी सिकंदर उसका हाथ पकड़कर उसे एक अलग कमरे में ले गया। क्यों छुपाया मुझसे सब कुछ? क्यों बाजिल? क्यों अकेले अकेले इस तकलीफ से जूझते रहे और साथ ही साथ उस मासूम खुर्रम की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर मैं खुर्रम को ना अपनाता तो वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही होती? बाजिल अब नजरें झुकाकर खड़ा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब सिकंदर सब कुछ जान चुका था तो अब उससे सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती थी। उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का डर है बाजिल, और कुछ नहीं।
तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, और अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बाजिल ने खुर्रम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और सिकंदर के इशारे पर खुर्रम ने उसे माफ़ कर दिया था। अगले ही दिन सिकंदर ने अपने माँ बाप से बाजिल की शादी की बात की। वो हैरान तो थे, लेकिन सिकंदर ने उन्हें मना ही लिया। बहुत जल्दी ही बाजिल के लिए लड़की भी ढूंढ ली गई। सिकंदर लड़की को जानता था, वो उसके ही ऑफिस में काम करती थी। नाम था हानिया। हानिया की शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे जब उसके पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। तब से वो अपने भैया भाभी और विधवा माँ के साथ रह रही थी। जब सिकंदर ने बाजिल का रिश्ता हानिया के लिए रखा तो हानिया चौंकी जरूर थी, लेकिन जल्दी ही मान गई। सिकंदर ने अपने भाई की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। शादी की पहली रात सिकंदर ने बाजिल को अपने कंधे से लगाया और तसल्ली दी। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो बाजिल, सब कुछ ठीक होगा। बस एक ही बात दिमाग में रखना, तुम एक परफेक्ट मर्द हो, तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। और फिर उस रात बाजिल पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे आत्मविश्वास के साथ हानिया के करीब हुआ था। हानिया उसकी बाहों में शर्म से सिमट गई थी और हानिया के चेहरे पर फैले शर्म और सुकून के रंग देखकर बाजिल के दिल में सुकून उतर आया था। जो भी हो, अब वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह खुश था। उसने हानिया को अपने करीब खींच लिया था और दिल में एक वादा किया था, वो अपनी बीवी को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रोमांटिक स्टोरी लेकर आते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ कहानी को सुनकर ना जाया करें, कहानी को लेकर अपनी राय और एक लाइक करके ज़रूर जाया करें।